हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, उनके लिए आज कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग यानी कि आपके पेपर में जो भी प्रश्न पूछा जाता है वही आज आपके लिए नया प्रश्न लेके आए हैं जो पेपर से संबंधित होगा आपके, और हर बार ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा भी गया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके प्रश्न में पेपर यानी कि प्रश्न पत्र में आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा और सारे आपके एक्चुअल प्रश्न होंगे। दोस्तों अगर चैनल में आप लोग नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे और पुराने छात्र छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहे। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आज की वीडियो में ये रहेगा कि प्रश्नों को जो भी आपके जिनकी सिलेबस के अंतर्गत बनाया जाता है वो सारे आपके जो मोस्ट वैल्यूएबल सेमेस्टर होते हैं उसमें प्रश्नों को एकत्रित करके आपके एक मॉडल पेपर तैयार किया जाता है, जो मॉडल पेपर के ज़रिए हम आपको सारे आपके प्रश्न पत्र यानी कि जो पेपर होता है उसी के अकॉर्डिंग सारे आपको मॉडल पेपर बताए जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस प्रश्न में केवल मैं आपको सेक्शन सी के प्रश्न यहाँ पे बताने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि इसमें आपको समझने में और लिखने में ये आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न की तरफ, यानी कि प्रश्न की तरफ रुक करेंगे थोड़ा सा। प्रश्नों में आपका जो आया है प्रश्न वो आपका है दहेज के सामाजिक समस्या स्पष्ट कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो प्रश्न है, ये आपको एसए के काम में भी आता है और उसके बाद में फिर आपको अगर देखा जाए तो अगर जो पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए ये जो प्रश्न है इनके जब हम रिटन का पेपर देते हैं तो उसमें ये लिखना पड़ता है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि दहेज एक सामाजिक समस्या है, स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न होगा और इसी के को लेके हम बार बार प्रश्नों को इसका आंसर लिखने के लिए हर तरीके से आपके पेपर में पूछा भी जाता है। तो अब ये चाहे सेक्शन सी का ले लीजिए, सेक्शन बी का ले लीजिए, ये दोनों प्रश्न आपके पेपर में और अलग अलग सेक्शन यानी कि सेमेस्टर सेक्शन वाइज में पूछा जाता है। अब आपका आता है जैसे दहेज में हिंदू विवाह में भी प्रचलित है, अन्य सभी में प्रचलित है, जो एक दहेज की एक समस्या बनी हुई है। दहेज प्रथा के बारे में लिखना पड़ता है, आपका क्या सजेशन है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सारा आपको उसके क्या दायित्व हैं और आपको क्या इस पर टिप्पणी करना है, तो वो सारे आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब जैसे दहेज एक सामाजिक समस्या है, इससे क्या आशय है स्पष्ट कीजिए। अब इसमें जैसे आपका आता है कि हिंदू विवाह से संबंधित समस्याओं में दहेज प्रथा एक प्रमुख समस्या मानी जाती है। जो हिंदुओं में जिस प्रथा से अत्यधिक क्षति उठानी पड़ती है वह दहेज प्रथा भारतीय समाज में पाया जाने वाला एक ऐसा अभिशाप है जो आज भी सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद एक प्रमुख समस्या बना हुआ है। दहेज प्रथा स्वयं में तो एक अभिशाप है, साथ ही यह अनेक अन्य समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार इत्यादि की जड़ है। सन 1961 ईस्वी में दहेज विरोध अधिनियम पारित होने के लिए 4748 वर्ष बाद भी इन समस्या को समाप्त नहीं हो पाई है। यानी कि जो दहेज प्रथा का एक समस्या है, इसमें क्या होता है कि जो गरीब परिवार के होते हैं उनके लिए तो सबसे दयनीय दुर्दशा है, जो कि उनके लिए दहेज ना दे पाना एक सबसे बड़ी संघर्षशील और संगठित प्रथा है। तो दहेज प्रथा हिंदुओं में ही नहीं बल्कि अन्य सभी जो धर्म के होते हैं उनमें भी ये चलती है। तो इसमें यहाँ पे तो केवल हिंदुओं के बारे में ही बताया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सभी जात और धर्मों में ये दहेज प्रथा का जो रूल है ये लागू किया है सभी लोगों ने। लेकिन ये दहेज प्रथा एक भ्रष्टाचार का जड़ बताया जाता है। अब जैसे आपका आता है कि दहेज प्रथा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा कि दहेज प्रथा का वास्तविक अर्थ, मतलब इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, दहेज प्रथा का मतलब क्या होता है। जैसे इसमें आपका आ गया कि भारतीय धार्मिक मान्यताओं में विवाह के समय कन्या को वस्त्र और आभूषण देने का प्रावधान किया गया था। यानी कि जो दहेज प्रथा का मूलतः अर्थ बताया गया है वो क्या बताया गया है, जो विवाह के समय जो कन्या का जो वस्त्र होता है और आभूषण होता है, यही इनका
प्रावधान बताया गया, तो इसी को एक दहेज प्रथा के अनुसार इन्होंने एक सबसे बड़ा वो प्रथा लागू कर दिया है। तो ये होता है दहेज प्रथा का वास्तविक अर्थ। अब इसमें आपका आता है कि अधिकांश प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में स्मृति काल से, ये स्मृति काल होता है, इसमें स्मृति काल बताया गया है कि सन 1947 के पहले की बात बताई गई है, 47 से पहले, और मान के चलिए कि 1910 ईस्वी के करीब। तो ये इसी को बताया गया है स्मृति काल। स्मृति काल से पहले तक वैवाहिक मामलों में स्त्रियों के अधिकार पुरुषों से कहीं अधिक थे तथा वे अपनी इच्छानुसार अपने पति का चुनाव करने में स्वतंत्र थीं, और स्वाभाविक है कि इस समय तक कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को किसी प्रकार के उपहार अथवा विशेष सुविधाएं देने का प्रचलन नहीं था। तो ये था आपका दहेज प्रथा के बारे में, यानी कि दहेज प्रथा का वास्तविक अर्थ। अब आता है दहेज का दूषित अर्थ, यानी कि इसका जो दूषित अर्थ है उसके बारे में। अब इसमें आता है कि वर्तमान समय में हिंदू समाज में दहेज प्रथा जिस रूप में विद्यमान है वह एक और धार्मिक मान्यताओं से बिल्कुल भिन्न है, तो दूसरी ओर इसकी पृष्ठभूमि में पवित्रता की धारणा उतनी ही महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि आर्थिक लाभ को प्राप्त करने की इच्छा में है। वास्तविकता यह है कि भारत में जब जाति व्यवस्था से संबंधित नियमों को व्यवहार का आवश्यक आधार मान लिया गया, तो संभ्रांत और कुलीन परिवारों में अपनी ऊंची सामाजिक स्थिति का लाभ उठाते हुए कन्या पक्ष को अधिक से अधिक उपहार देने के लिए बाध्य करना आरंभ कर दिया। इसके फलस्वरूप समाज में दहेज प्रथा का जो विकृत रूप सामने आया वो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से दहेज व धनराशि, यानी कि चल या अचल संपत्ति है, जो विवाह के समय कन्या पक्ष से वर पक्ष द्वारा सशर्त लिया जाता है अथवा भविष्य में देने का वादा किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के नवीन वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार कहा गया है, यानी कि नवीन जो वेबस्टर हैं उनके अनुसार ये परिभाषा दी गई है कि दहेज वह धन वस्तुएं अथवा संपत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय पति के लिए लाती है। नवीन इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में दहेज का वह संपत्ति बताया है जो एक स्त्री अपने पति के लिए विवाह के समय लाती हैं, और दहेज निरोधक अधिनियम 1961 ईस्वी में दहेज को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है। दहेज का अर्थ कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि से है जो नंबर 1 पे है कि विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक दूसरे पक्ष को, सेकेंड नंबर में कि विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति को विवाह के अवसर पर या विवाह से पहले या विवाह के बाद दूसरे पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति को विवाह के अवसर पर या विवाह से पहले या विवाह के बाद या फिर विवाह की शर्त के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ही हो या देना मंजूर किया हो। इस अधिनियम में दहेज को मेहर से अलग हो माना गया है, यानी कि जो अधिनियम है इसे हम मेहर से बताया गया है। इसका जो अधिनियम है वो मेहर के नाम से अपडेट किया गया है, तो इसी को हम अलग मानने जाते हैं, इसके अलग मान्यता प्रदान की जाती। अब जैसे कानूनी रूप से दहेज का अर्थ है कि किसी भी ऐसी संपत्ति अथवा मूल्यवान वस्तुओं से है जैसे विवाह की एक शर्त के रूप में विवाह से पहले और विवाह के समय या विवाह के बाद एक पक्ष को दूसरे पक्ष के लिए देना आवश्यक होता है। दहेज को मूल्य जो है वो यानी कि दहेज को वर मूल्य भी कहा जाता है, और यह एक प्रकार से वर की कुलीनता, संपन्नता, शिक्षा, व्यवसाय आदि के आधार पर निश्चित किया हुआ मूल्य ही होता है। दहेज प्रथा के कारण दहेज के निम्न कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं यहाँ विभिन्न कारण बताए गए हैं इसमें दहेज प्रथा के कारण। फर्स्ट नंबर है कुलीन विवाह के नियम। कुलीन विवाह के नियम के कारण और एक कुलीन परिवारों के लड़कों की मांग अत्यधिक बढ़ जाती है, तो दूसरी ओर जीवन साथी के चुनाव का क्षेत्र बहुत सीमित रहता है, और इस स्थिति में वर पक्ष को कन्या पक्ष से अधिक दहेज प्राप्त करने का पूरा अवसर मिल जाता है। तो ये आता है कुलीन विवाह का नियम। फिर आता है सेकंड नंबर बाल विवाह।
अब बाल विवाह में कि भारत में बाल विवाहों का अत्यधिक प्रचलन होने से माता पिता के सामने ऐसा कोई आधार नहीं होता जिससे वे लड़की की योग्यता को जान सकें। इस स्थिति में दहेज में दी गई राशि ही लड़की की योग्यता की कसौटी बन जाती है। उसके बाद आता है धार्मिक विश्वास। इसमें आता है धार्मिक विश्वास में कि हिंदुओं के इस धार्मिक विश्वास ने भी दहेज प्रथा को प्रोत्साहन दिया। माता पिता द्वारा अपनी कन्या को अधिक से अधिक संपत्ति, आभूषण और उपहार देना विवाह संस्कार से संबंधित एक धार्मिक कृत्य है। आरंभ में यह विश्वास धार्मिक परंपरा से संबद्ध थे, जबकि परिवर्तन की वर्तमान प्रक्रिया के अंतर्गत इसे आज एक समझौते का रूप प्राप्त हो गया है। उसका फिर आता है 4th नंबर आपका आर्थिक प्रतिस्पर्धा। आर्थिक प्रतिस्पर्धा क्या इसमें बताया गया है? प्रतिस्पर्धा के बारे में इसमें बताया गया है कि वर्तमान युग में आर्थिक प्रतिस्पर्धा समाज के प्रत्येक वर्ग के जीवन की एक प्रमुख विशेषता बन चुकी है और इस प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत धन को सर्वोच्च सामाजिक मूल्य के रूप में देखा जाने लगा है। इस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन और सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, चाहे इसे किसी भी तरीके से प्राप्त किया हो। उसका फिर आता है काले धन में वृद्धि। काले धन में वृद्धि कैसे होता है कि वर्तमान समय में काला धन दहेज की बढ़ती हुई सीमा का एक महत्वपूर्ण कारण है। व्यक्ति काले धन को ना तो बैंक में रख सकता है और ना ही इसे व्यापार में लगा सकता है। स्वाभाविक है कि इस स्थिति में वह काले धन की सहायता से अपनी लड़की के उच्च से उच्च स्थिति के वर्ग को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और यही कारण है कि हमारे देश में काले धन में जितनी वृद्धि होती जा रही है वो दहेज में दी जाने वाली नगद राशि और अपव्यय की सीमा में उतना ही वृद्धि हो रही है। उसका आता है पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था। इसमें है कि भारतीय समाज सदैव से एक पुरुष प्रधान समाज रहा है, जिसमें सभी परंपराओं तथा व्यवहारों का निर्धारण पुरुष के पक्ष में होता आया है। दहेज प्रथा के माध्यम से भी स्त्रियों पर पुरुषों के प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। यानी कि जो पुरुष प्रधान देश समाज बताया गया है, इसमें जो पुरुष प्रधान को एक समाज के रूप में एक भारतीय समाज की दृष्टि से माना गया है और इसमें स्त्रियों को पुरुषों से प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए भी बताया गया है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों ने कभी इस व्यवस्था का विरोध भी किया है, लेकिन जब कभी भी इस स्त्री स्वतंत्रता के नाम पर कोई ऐसा विरोध किया गया तो कालांतर में उन्हीं के अनेक असमर्थताओं को सामना करना पड़ा। इसके फलस्वरूप स्थिति में कोई वास्तविक सुधार नहीं किया जा सकता था। तो ये आता है पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत। उसके बाद फिर आता है 9th नंबर माता पिता का प्रभुत्व। यानी कि जो माता पिता का प्रभुत्व होता है उसके बारे में इसमें आएगा कि भारत में समाज भी विवाह संबंधों का निर्धारण करना माता पिता का अथवा परिवार का दायित्व है। साधारणतः इसमें लड़के और लड़की को कोई स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो पाती। स्वाभाविक है कि इस स्थिति में जीवन साथी के व्यक्तिगत गुणों की अपेक्षा उसके परिवार की संपन्नता अथवा दहेज की राशि को अधिक महत्व दिया जाने लगता है। तो ये होता है माता पिता के प्रभुत्व की, यानी कि उनके ज्ञान की बात आती है यहाँ पे। उसका फिर आता है कि समाज पर दहेज का कुप्रभाव, यानी कि जो समाज पर दहेज का कुप्रभाव पड़ा है उसके बारे में। अब जैसे दहेज के कुप्रभाव निम्नलिखित रूप से बताए गए हैं। इसमें 1st नंबर पे आता है कि पारिवारिक विघटन। इसमें पारिवारिक विघटन किस तरीके से होता है? इसमें है कि दहेज प्रथा को सबसे बड़ा दुष्परिणाम पारिवारिक विघटन के रूप में हमारे सामने आया है। जब कभी भी वर पक्ष को दहेज में इच्छित संपत्ति और उपहार प्राप्त नहीं हो पाते तो इसके प्रतिकार के रस में नववधू को तरह तरह से अपमानित किया जाता है और इसमें नव दंपति का पारिवारिक विघटन हो जाना बहुत स्वाभाविक होता है। तो ये यानी कि जो दहेज का सबसे मोस्ट पॉइंट बताया गया है यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताया कि पारिवारिक विघटन। फिर आता है 2nd नंबर बेमेल विवाह। इसमें आता है कि आर्थिक समस्याओं के कारण जो माता पिता दहेज के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं जुटा पाते हैं वह अक्सर अपनी कन्या का विवाह किसी अधिक आयु के व्यक्ति अथवा विकलांग व्यक्ति से करने पे भी मजबूर हो जाते हैं
और यह स्थिति भी दाम्पत्य जीवन की विघटित बना देती है। उसका फिर थर्ड नंबर आता है कि बाल विधवाओं की समस्याएं। अतीत में दहेज प्रथा के कारण बेमेल विवाहों को प्रोत्साहन मिलने से भारत में बाल विधवाओं की संख्या अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और इस समस्या को गंभीरता को इसी तथ्य से समझा जा सकता है, यानी कि भारत में विधवा स्त्रियों की संख्या संसार के किसी भी दूसरे देश से कहीं अधिक है। फिर आता है फोर्थ नंबर, विवाह की व्यापारीकरण। इसमें व्यापारीकरण में क्या बताया गया है कि परंपरागत रूप से हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार था, लेकिन दहेज प्रथा के कारण इसका बहुत तेज़ी से व्यापारीकरण होता जा रहा है। एक और वर पक्ष विज्ञापनों के द्वारा अधिक से अधिक दहेज प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगा है, तो दूसरी ओर कितने ही माता पिता आर्थिक कठिनाइयों के कारण आजीवन अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पाते हैं। उसका नंबर 5 नंबर आता है स्त्रियों की निम्न स्थिति। इसमें आता है आपका कि यह प्रथा स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को गिराने वाली एक प्रमुख कारण सिद्ध हुई है और इस परिणाम से प्रथा का कारण है कि परिवार में जो है वो पुत्री के जन्म का एक भावी विपत्ति के रूप में देखा जाने लगा है और इसी के फलस्वरूप लड़कियों को पारिवारिक और सामाजिक जीवन में लड़कों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते हैं। उसका मतलब है 6 नंबर ऋणग्रस्तता। दहेज प्रथा ने समाज के माध्यम और निम्न वर्ग के व्यक्तियों में ऋणग्रस्तता की समस्या को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया है। भारत में धन के संचय की क्षमता वैसे भी कम है, फिर दहेज का प्रबंध करने के लिए अधिकांश व्यक्ति या तो ऋण पर निर्भर रहते हैं अथवा संपूर्ण जीवन अपने द्वारा की उपार्जित आय के स्वतंत्रता उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्ति को संपूर्ण जीवन आर्थिक अभाव और कठिनाइयों से घिरा रहता है। तो जो ऋणग्रस्तता का मूलाभाव है वो इस तरीके से बताया गया है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, मानसिक असंतुलन। इसमें आता है मानसिक असंतुलन क्या होता है कि आंतरिक रूप से भारत में अधिकांश स्त्रियों का जीवन अनेक मानसिक बीमारियों से ग्रस्त अथवा असंतुलित है और कम आयु से लड़कियां स्वयं को पिता पर भार समझने लगती हैं और विवाह के पश्चात उन्हें पति के निर्देश पर अपने पिता के सामने पुनः आर्थिक मांगें रखनी पड़ती हैं और इन सब के बाद भी उन्हें हर तरह के तिरस्कार का सामना करना पड़ता है और इन दशाओं में स्त्रियों का मानसिक जीवन किस प्रकार संतुलित रह सकता है। तो ये होता है मानसिक संतुलन के बारे में। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि अपराधों का प्रोत्साहन। भारत में विभिन्न प्रकार के अपराधों में होने वाली वृद्धि बहुत सीमा तक दहेज प्रथा के दायित्व से संबंधित है, जैसे चोरी हो गया, गबन, रिश्वत, भ्रष्टाचार और अनेक स्वेच्छान अपराध इसलिए किए जाते हैं जिससे व्यक्ति दहेज और इसी प्रकार की दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक धन संग्रह कर सके। और एक सर्वेक्षण से यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि जिन जाति समूहों में दहेज का प्रचलन कम है उनमें सामाजिक और आर्थिक अपराधों की संख्या भी तुलनात्मक रूप से कम है। उसका फिर आता है 9 नंबर आता है हत्या बनाम आत्महत्याएं। भारत में जैसे जैसे दहेज प्रथा की समस्या गंभीर होती जा रही है, नवविवाहिता स्त्रियां द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की संख्या भी बढ़ती जा रही हैं और यह समस्या समाज के संभ्रांत, समृद्ध और सशक्त वर्ग से संबंधित होने के कारण यह जानना भी कठिन हो जाता है कि ऐसी दुर्घटना को हत्या कहा जाए या अथवा आत्महत्या कहा जाए। तो ये होता है आत्महत्या के कारण। उसके बाद फिर आता है 10 नंबर, अविवाहित जीवन की समस्या। आज हिंदू समाज में जैसे जैसे स्त्रियां दहेज के विरुद्ध जागरूक होती जा रही हैं, उनकी समस्या जो है वो सुलझाने के स्थान पर और अधिक जटिल बनती जा रही हैं। आज एक बहुत बड़ी सी संख्या ऐसी जागरूक लड़कियों की हैं जो दहेज प्रथा के विपक्ष में होने के कारण अविवाहित ही रह जाती हैं। तो इसके मूल कारण कुछ इस तरीके से है दहेज प्रथा के बारे में। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा और जो भी दहेज प्रथा के बारे में लिखते हैं, यानी कि एस्से तैयार करते हैं या निबंध तैयार करते हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिनका
बीए समाजशास्त्र का पेपर है उनके लिए तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे और अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ आएंगे जो आपके लिए आपके पेपर से संबंधित होगा। और पेपर में जितने भी प्रश्न आपके लिए बनाए जाते हैं वो सारे आपके मॉडल पेपर से बनाए गए हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। तो ये भी सारे आपके लिए एक प्लस पॉइंट है और अच्छे से आप लोगों को तैयारी करने का टाइम भी मिलता है और आप इस मौके को गंवाएं बिल्कुल नहीं। अगली वीडियो तक ज़रूर इंतज़ार करिए। अगली वीडियो में हम आपको कुछ नए टॉपिक और पॉइंट के साथ ज़रूर उपस्थित होंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।